कोर्ट में बचाव के लिए नहीं मिल रहा है वकील। तो बांग्लादेश में चिन्मय दास से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां चिन्मय दास को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। चिन्मय दास को नहीं मिल रहा है वकील, ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। कोर्ट में बचाव के लिए वकील जो है वो नहीं मिल रहा है और कट्टरपंथियों ने वकीलों को पीटने की धमकी दी है। कहा है कि जो चिन्मय दास का केस लड़ेगा उसको पीट देंगे, सार्वजनिक रूप से पीटने की धमकी दी गई है। और धमकी के बाद वकील जो है वो केस लड़ने को तैयार नहीं है बांग्लादेश में कोई भी। और चिन्मय दास की ओर से बांग्लादेश में कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में हिरासत में लिया गया है और उनको लेकर जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि कोर्ट में मामले की सुनवाई जब होगी तो उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन राहत तो दूर की बात है, वकील केस लड़ने को बांग्लादेश में तैयार नहीं है कोई भी चिन्मय दास का। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि धमकी जो है वो वकीलों को दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर जो भी वकील चिन्मय दास का केस लड़ेगा उसको सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा। यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आप इस बात से समझिए कि एक तरफ बांग्लादेश की जो सरकार है वो ये कहती है कि सभी के हितों को सुरक्षित किया जाएगा, दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चिन्मय दास का केस को लेकर कोर्ट जब पहुंचे तो लोगों ने वकील को घेर लिया और उसके बाद इन्होंने भी जो केस है वो छोड़ दिया। तो किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब बांग्लादेश से सामने आ रही है और कट्टरपंथियों का बोलबाला किस कदर बांग्लादेश में बढ़ रहा है वो आप इस बात से समझिए कि न्याय की प्रक्रिया में कट्टरपंथी अब बाधा बन रहे हैं। वकीलों को चिन्मय दास का केस लड़ने से रोकने के लिए पीटने की धमकी जो है वो उन्हें दी जा रही है और कितनी बड़ी संख्या में जो वकील चिन्मय दास का केस लड़ने के लिए पहुंचे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि ये जो वकील चिन्मय दास का केस लड़ने के लिए गए थे उनको लेकर किस तरीके से सुरक्षा जो है मुहैया करानी पड़ी। चिन्मय दास की भी तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उसको यूनिट सरकार नियंत्रित कब करेगी। न्यायपालिका पर जो दबाव कट्टरपंथियों की तरफ से बनाया जा रहा है उस दबाव का जो समाधान है वो क्या होगा। तो इस्कॉन के पुजारी हैं चिन्मय कृष्णदास और आपको बता दें कि कोर्ट में बचाव के लिए उन्हें जो वकील है वो नहीं मिल रहा है, कट्टरपंथियों ने वकीलों को पीटने की धमकी दी है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये देखिए ये तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और वकील हैं जो चिन्मय दास का केस लड़ने के लिए जब पहुंचते हैं कोर्ट रूम में तो सुरक्षा बंदोबस्त कितनी ज्यादा इनके लिए करनी पड़ती है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चारों तरफ से जो बांग्लादेश पुलिस के जवान हैं वो इनको घेर कर जो है वो कोर्ट रूम के अंदर ले जाते हैं, फिर कोर्ट से बाहर लाते हैं क्योंकि इनके ऊपर खतरा है कि हमला जो है वो कट्टरपंथी कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो बांग्लादेश में चिन्मय दास की वकील है उनकी जान को अब खतरा है। वकील इसलिए चिन्मय दास का केस लड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि कट्टरपंथियों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से साफ ऐलान किया गया है कि जो भी चिन्मय दास का केस लड़ेगा उसे हम पीटेंगे। और ऐसे में सुरक्षा बंदोबस्त ये देख सकते हैं आप, जो जवान हैं वो बांग्लादेश पुलिस है कि किस तरीके से आपको चारों तरफ जो वकील हैं उनके आसपास नजर आएंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच चिन्मय दास को जो है वो अभी पुलिस की हिरासत में रखा गया है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर चिन्मय दास की रिहाई कब होगी। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आती हैं उन तस्वीरों में जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट नजर आती है। तो बांग्लादेश में किस तरीके की परिस्थितियां हैं वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो स्थिति है और जिस तरीके से चिन्मय दास को रिहा करने से रोकने के लिए वकीलों को धमकाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है मधुर जी आपका। मेरे साथ मुफ्ती शमुन काशमी हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, काशमी जी स्वागत है आपका। मेरे साथ निपुण आलम बयान है, विदेश मामलों के जानकार हैं, स्वागत है निपुण जी। और मेरे साथ योगेश कुमार सोनी है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं राजपुरोहित मधुर जी से ही शुरुआत कर लेता हूँ। मधुर जी, चिन्मय दास की गिरफ्तारी होती है लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो न्यायपालिका है वो ये काम करता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी सही है या नहीं इसको लेकर वो जो है वो कोर्ट में दलीलों को सुनता है और उसके बाद फैसला लेता है। लेकिन यहाँ तो चिन्मय दास के लिए वकीली बांग्लादेश में जो है वो उपलब्ध नहीं है। बहुत ही दुखद खबर है ये। और
जो है इस्कॉन के पुजारी हैं हमारे, वो जो चिन्मय दास जी हैं, और वो अपने इस समय अस्तित्व की लड़ाई वहाँ पर हिंदू समाज लड़ ही रहा है, लेकिन साथ-साथ जो मंदिरों का ध्वस्तीकरण और पुजारियों के साथ बर्बरता हो रही है, वो कहीं न कहीं बहुत ही असहनीय पीड़ा। लोकतंत्र वहाँ का स्वयं लोगों ने, तमाम प्रकार के जाहिल प्रवृत्ति के लोग जो एक संगठन, एक मुहिम से आते हैं, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। सबसे जो गंभीरता का विषय यह है कि वहाँ की सरकार ने जिस प्रकार से गांधारी, जिस प्रकार से अपने आँखों में उनके पट्टियाँ बंधी हुई थी, ठीक उसी प्रकार से आज की सरकार वहाँ पर अपने आँखों पर पट्टी बाँध करके एक पक्ष के लिए केवल काम कर रही है। हम्म। तो हिंदू और सनातन जनमानस को, मंदिरों को ठेस पहुँचाने में, पुजारियों को इस तरीके से बर्बरता करने में, एक ऐसा समाज, एक ऐसा जाहिल समाज, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसकी कोई विवेचना नहीं है, जिसके बारे में तथाकथित तमाम ऐसे मौलाना लोग जो बोलते रहते हैं, आज वो चीज़ें यहाँ से देख कर के आवाज़ भी नहीं उठाते। भारत से भी मौलाना लोग नहीं बोलते इस विषय पर कि आज परिस्थितियाँ हिंदू समाज के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हम्म। भारत जैसी राज्य में, भारत जैसे देश में, जहाँ पर देखा जाए कि यहाँ धर्म और तमाम समुदायों के, पंथों के लोग अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, हर बात को अपनी रखने के लिए, क्योंकि वो समरसता और सद्भावना की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में यदि एक समुदाय के साथ ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, तो खास करके भारत से ये जितने भी यहाँ के लोग हैं, पक्षधर हैं, हिंदू सनातनी तो इसमें लगे ही हुए हैं, संत महात्मा द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है उन मौलवियों को, उन मौलानाओं को भी इस पर आकर के आगे बोलना चाहिए, जिससे यूनुस सरकार की ये सोई हुई जो नींद में बैठे हुए लोग हैं, वो थोड़ा जगें और पुजारियों के साथ बर्बरता थोड़ा कम हो, वहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ा अच्छी हों, बेहतर हों। और रही बात की जो वकीलों को मारने-पीटने की, लोकतंत्र अपने हाथ में एक कौम, एक समुदाय के लोग लेने का जो कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले सरकार में रह रही शेख हसीना जी जो थीं, वो कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ अपनी संवेदनाओं को साझा कर रही थीं, ठीक है। करती हुई सरकार को चला रही थी, लेकिन हम्म। परिस्थितियाँ आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो मेरे साथ बांग्लादेश में देखने मुफ्ती को मिल रही शामुन है। कासमी जी जुड़े हैं। कासमी साहब, ये बांग्लादेश में जो हालात हैं, जहां वकील केस इसलिए नहीं लड़ रहे हैं चिन्मय दास का क्योंकि कट्टरपंथी मौलाना कह रहे हैं कि केस लड़ोगे तो पीट देंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, ये दंडनीय अपराध भी है और ये ऐसा गैर अमानवीय अपराध है कि जिसे किसी तरह से क्षमा नहीं किया जा सकता। हम्म। और मेरी समझ में नहीं बात आ रही कि हम आज 21वीं सदी में हैं और हम इतनी इतनी क्रूरता के साथ कैसे लोग बर्ताव कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश की सरकार की भर्त्सना करते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आपके अंदर है तो आप इन अमानवीय कार्यों को रोकिए। और ये लोग बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं अपने मधुर जी की, कि उन्होंने जो कहा आज भारत के उन तथाकथित सारे जो उलमाज हैं, जो संगठन हैं, उन्हें खड़े होकर के बोलना ही नहीं चाहिए, बांग्लादेश को वार्निंग देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए वार्निंग कि उन्होंने कई अपराध एक साथ किए हैं। एक तो वो मजहब, वो धर्म जिसे वो फॉलो करते हैं, यानी हजरत मोहम्मद साहब जिसके पैगंबर हैं, उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मेरी समझ से ये बालातर है कि ये कौन से धर्म की का पालन करते हैं। धर्म तो नाम है करुणा और प्यार का, त्याग का। आखिर जब हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं ये कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है तो तुम जन्नत में या स्वर्ग में जाने की बात सोच भी नहीं सकते हो, तो इन इन नादानों को, इन जाहिलों को, इन इन अकल के अंधों को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन्होंने जो जो इन्होंने काम किया है वो ऐसा कार्य है कि इन्हें तो एहसानमंद रहना चाहिए था भारत का। और आज जो भारत ने अपनी भारतीयता को पूरे विश्व के अंदर प्रचलित किया है और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, मैं समझता हूं सारे संसार को ये भारत अपना परिवार समझता है। कासमी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने, चूंकि तारीफ भी आपकी की जानी चाहिए कि एक साथ एक सुर में आपने कहा कि ये जो चिन्मय दास के साथ हो रहा है ये अन्याय है, ये गलत है, लेकिन भारत में कई ऐसे मौलाना हैं, दारुल उलूम है देवबंद में, वहां के बड़े बड़े मौलाना जो कहते हैं कि इंटरनेशनल पहचान है उनकी, वो क्यों चुप हैं? वो क्यों नहीं फतवा जो बात बात पर भारत में तमाम मुद्दों पर जारी करते हैं? आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर क्या अपने ही समुदाय के लोगों के खिलाफ वो फतवा नहीं जारी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं तमाम उन ऑर्गेनाइजेशनों से, यानी देवबंद हो, बरेली हो, कोई भी, जितने भी ये जो अपने आप को तथाकथित ये कहते हैं कि
हम मानव प्रेमी है, आज उन्हें मानव प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहिए। और मैं इसलिए उनकी खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, वाकई तौर से आपने सही कहा, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि आखिर जो धर्म जो है, सारे धर्म, सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, यानी जितने भी धर्म हैं, वो तो आए ही समाज को सुधारने के लिए हैं। ये कैसा प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। मेरी समझ से बाला तारे पॉलिटिकली तौर से अगर आपको किसी को अपदस्थ करना है, आपने कर दिया, आप वहां शांति तो लाइए, आप वहां इंसाफ की बात तो करिए। अब एक इस्कॉन जैसा हमारा जो मिशन है, वो तो सब जगह करुणा की बात करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि उन लोगों को श्री कृष्ण के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि श्री कृष्ण तो वो है कि अभी जैसे भाई ने कहा कि गंधारी ने जैसे आंख पे पट्टी बांध करके एक समुदाय के लिए काम कर रहे थे, वही महाभारत को ये दोहरा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इनका पतन ठीक है, करीब है। बहुत खूब बात आपने की कासमी साहब, और ये जो बात है वो निश्चित तौर पर ऐसी बात है जो कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को इस वक्त सोचनी जरूर चाहिए। मेरे साथ निपुण जी भी है। निपुण जी, सवाल अब ये है कि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में इस वक्त बनी हुई हैं, ऐसे में एक तरफ बांग्लादेश की सरकार तो ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करेंगे, विक्रम मिस्री जाते हैं, बातचीत होती है, 5 दिन होने को हैं उस बातचीत को, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ भी इंप्लीमेंट होता हुआ वैसा नजर नहीं आता जैसा बांग्लादेश की सरकार कहती हुई नजर आती है। नहीं, देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि मिस्री जी के जाने के बाद उम्मीद थी कि संबंध अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी मोर्चे पर बेहतरी मुझे दिखाई नहीं दे रही। चाहे वो चीन में कृष्णा दास जी का मामला देखिए, इस मामले में किस प्रकार का दोगलापन था। आप समझिएगा इस बात को कि जब वहां पर चीन में कृष्णा दास के वकील जाते हैं तो वकील को केस लड़ने के लिए रोक दिया जाता है। क्या कहा जाता है कि आप चिटगांव के लोकल वकील को लेकर आइए, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, आप इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, आपके साथ यहाँ पर लोकल वकील होना चाहिए। एक तो इंटरेस्टिंग बात देखिए कि लोकल वकील होना चाहिए, अगर हाई कोर्ट का वकील चला गया तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए रविंद्र घोष जो थे, अब उसके बाद क्या होता है कि लोकल वकील की बात भी आती है, उनको भी उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब लोकल वकील के साथ क्या कहा जाता है कि जो चिन्मय कृष्णा दास है उनको वकालतनामा भी आपने वहां पर क्या नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया है, यानी जो वकालतनामा होना चाहिए वो आपको लेकर आना चाहिए था। अगर इस प्रकार की जो बातें थी ये कोर्ट प्रोसेसिंग में पहले ही डिक्लेयर हो जाती हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन होगा, उन सारी प्रक्रियाओं को एकदम से नए नए लॉ निकालकर वहां पर क्या कर लगाया जाता है। तो मंशा क्लियर है कि चिन्मय कृष्णा दास को जमानत देने की इच्छा सरकार की नहीं है और वहां पर जुडिशरी की भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि प्लेन और आपके हेलीकॉप्टर्स खरीदने की बात हो रही है, फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है। ये दिख रहा है कि अभी तक तो बांग्लादेश को जरूरत नहीं थी, लेकिन एकदम से आपको इस प्रकार से अपना जो जखीरा है वेपन का वो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ युद्ध की तैयारी का एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को उकसावे से पहले ड्रोन की तैनाती, तमाम तरह के स्टेप आप देख सकते हैं। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि मोहम्मद यूनुस ने सार्क के बारे में भी कहा, और सार्क के बारे में क्या कहा कि सार्क को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं ये प्रयास भी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि इस पूरे रीजन के अंदर अगर लीडरशिप करने को कोई तैयार है तो वो मैं मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस कौन, जो कुछ तो कॉल्ड छात्र यानी कि कट्टरपंथी उनको बोलता हूं, मैं बोलता हूं उनको गुंडे बोलता हूं, उनके द्वारा बिठाया गया एक पपेट जो अमेरिका पाकिस्तान दोनों के सपोर्ट से बैठा पपेट है, वो ये कह रहा है कि मैं इस दक्षिण एशिया की लीडरशिप के लिए तैयार हूं। और अभी मुझसे पूर्ववर्ती जो साहब बोल रहे थे, मुझे आज बड़ा मतलब आनंदित लगा कि हाँ, कि भारत में इस प्रकार के अगर सुर एक हो जाए तो हम कहते हैं कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो भारत की आवाज को दबा सके। 150 करोड़ लोगों की आवाज जब एक सुर में खड़ी होगी तो ये जो 100 कोड वहां पर बने हुए हैं जो डेमोक्रेसी की बात, जन डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से आए नहीं है, वो आए हैं एक तानाशाही के तरीके से, गुंडागर्दी से, उस तरीके से आए हुए लोग। इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के धमकी वाले सुर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, योगेश जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी, अब सवाल यह है कि जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हैं, ऐसे में इन परिस्थितियों में सुधार की संभावना
किस प्रकार बनेगी? एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलकर कहता है भारत की सरकार से कि वो विकल्प तलाशे और हिंदुओं के हितों को सुरक्षित किया जाए। भारत की सरकार जो है वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री को जरूर भेजती है, बातचीत होती है, लेकिन चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और उसको लेकर क्या लग रहा है आपको कि क्या आने वाले समय में भारत इंटरवीन करेगा? वकील अगर नहीं मिलता तो क्या भारत सरकार इसको लेकर कोई बातचीत करेगा? योगेश जी, आवाज आ रही है आप तक? योगेश जी से संपर्क जो है वो भी नहीं है। मैं निपुण जी के पास जाऊं उससे पहले मैं जो तमाम मेहमान हैं लगातार हमारे साथ बने हुए, उन सभी का मैं रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। और जिस तरीके से जो स्थिति है बांग्लादेश में, ऐसे में मधुर जी, अब विकल्प के तौर पर क्या रास्ते जो हैं वो भारत सरकार के पास बचते हैं? एक हिंदू होने के नाते आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए, भारत सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि अब निवेदन का रास्ता बचा नहीं है, निवेदन करना मुझे लगता है कि एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। और जहां जाहिल और जहां राक्षसी प्रवृत्ति की उत्पत्ति अधिक होने लगे, जिस प्रकार रक्त बीज का जो है रक्त जमीन पर गिर रहा था तो राक्षसों की उत्पत्ति अधिक हो रही थी। लेकिन आज एक ऐसा कौम, एक ऐसा समुदाय जहां पर सिर्फ जाहिलियत मन में एक ऐसी कूटनीति बसी हुई है, केवल यहाँ भारत में पत्थरबाज के रूप में देखे जाते हैं और बाहर अगर देख लिया जाए तो इस तरीके का आतंक देखा जाता है। तो परिस्थितियां विभिन्न प्रकार से बहुत ज्यादा विपरीत हैं। मुझे लगता है या तो भारत को सशक्त कदम उठाना चाहिए, वार्तालाप के बाद यदि अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है तो एयर स्ट्राइक करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के जो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे लोग हैं, जो तमाम ऐसे मौलाना हैं जो राष्ट्र में एक शांति समरसता की स्थापना की बात करते हैं या बोलते हैं, या वो ऐसा अपना स्वयं में प्रदर्शन करते हैं, उनको आगे आकर के बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि तभी यूनुस सरकार जगेगी। यूनुस को ये महसूस होगा कि यही टोपी हम भी धारण करते हैं और यही अगला समाज भी धारण करता है, हमारे भी वही इष्ट हैं और इनके भी वही इष्ट हैं। यदि अपने इष्ट और आराध्य की कौम को बर्बाद करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए ऐसी धारणा अगर मन में उत्पन्न हो रही है बांग्लादेशियों के, तो भारत में रह रहे तमाम प्रकार के ऐसे जो मौलाना लोग हैं उनको सामने आकर के इस पे विवेचना देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनके संगठनों से पत्र जारी होना चाहिए। और यहाँ तक अगर स्थिति सुधार में ना हो तो कूच करने की तैयारी भी करनी चाहिए वहां के बॉर्डर तक। तो परिस्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन अभी लग रहा है कि वार्तालाप, देखिए भारत के पास एक सबसे बड़ा जो महात्मा गांधी जी के द्वारा आज भारत से संदेश जाता है शांति का, अहिंसा परमो धर्मः का संदेश जाता है। तो मुझे लगता है भारत में रह रहे जनमानस इसका बहुत ज्यादा इस पर विश्वास करते हैं और इस कूटनीति को अपने जीवन में धारण करते हैं। आज वही चीजें हम लोग भी अपना रहे हैं। और हमारे धर्म में, सत्य सनातन धर्म में कहा गया है कि कितना भी पीड़ात्मक स्थिति में हो, पीड़ा को सहते हुए हम लोगों ने अपने सत्य सनातन धर्म को न कभी छोड़ा न कभी छोड़ेंगे। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हुई, कितना भी मुगल आए चले गए, तमाम प्रकार से अपने साम्राज्य स्थापित किए, बहुत सारी चीजों को उन्होंने ध्वस्त किया, दोबारा पुनर्निर्माण किया, अपने अस्तित्व को बनाने का प्रयास किया, लेकिन अस्तित्व, किसी के अस्तित्व को बिगाड़ करके अपने अस्तित्व को नहीं बनाया जाता। आज वही परिस्थिति बांग्लादेश में हो रही है कि मंदिरों को तोड़ करके जो बाबर जैसे आतंकियों ने किया, वही परिस्थिति आज बांग्लादेश में ये लोग निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा चिंतनीय विषय है और अभी अगर चिंता कर लेना उचित है, यानी काफी विलंब हो जाने के बाद हो सकता है कि समय काल चक्र गुजर जाए और कोई देश ऐसा एक्शन ले ले कि जिस प्रकार से इजराइल का और जो है हमास का ये युद्ध जो है लंबोत समय तक चल ही रहा है, तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो कोई तीसरा इनके ऊपर साधना ऐसी साध दे कि ये अपने आप में, अभी तो सरकार वहां की गिरी और दोबारा निर्माण हुई और कहीं कुछ ध्वस्तीकरण हो जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चिंतनीय विषय है। योगेश जी, अगर आप जुड़ गए और आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल ये है मुझे कि आपकी आवाज आ रही है। जी, सवाल मैंने यही आपसे किया कि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब खुलकर कह चुका है केंद्र सरकार से कि हिंदुओं के हितों को सुरक्षित किया जाए, ये सुनिश्चित करे सरकार, तो ऐसे में अब सरकार के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने के मन में, जहन में ये प्रश्न आया तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हमारे पास इसको लेके कितनी पावर है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपको लगे कि हम सेना के रूप में या अपनी टुकड़ियों के रूप में वहां किसी तरीके की कोई भी गतिविधि करें या कोई हस्तक्षेप करें, तो बांग्लादेश उस स्थिति में मानने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको बहुत स्पष्ट जानकारी दे दूं, मैं आपकी डिबेट पे इस विषय में कम से कम कई बार अपनी विचार रख चुका हूं और मैं फिर एक बार वो दोहराना चाहता हूं
कि वहां पर जो स्थिति है वो बांग्लादेश इस समय अपने मस्तिष्क से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के भड़कावे में भी आ रहा है। अगर आपने ज्ञात किया होगा कि बांग्लादेश से कभी भी हमारे रिश्ते इतने बेकार नहीं रहे हैं, और अचानक ऐसा क्या हो जाता है जो विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, किसी भी चीज का बहाना लिया जाता है, वहां आरक्षण का बहाना लेके एक नींव रखी जाती है, आग लगाई जाती है, और उसके बाद आज टारगेट जो उनका उद्देश्य पूर्ण था वो हिंदुओं को क्षति पहुंचाना था, जो हम स्पष्ट तौर पे देख भी रहे हैं। और इस मामले में एक सवाल ये खड़ा होता है, विश्व पटल पर यदि कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो सारे देश अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिसका हमारे देश में कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता है। क्या इस मामले में विश्व पटल पर कोई अपना किसी ने आज तक उपस्थिति दर्ज कराई? किसी ने इस तरीके का बयान दिया कि वहां के अल्पसंख्यकों पर जो घटनाक्रम जो चल रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ा है, उनको यातनाएं दी जा रही है, उस विषय में किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। यही सबसे बड़ी पॉलिसी है। हम जब देखते हैं, अगर हम अपने हिंदुस्तान जैसे देश में कोई भी चर्चा करते हैं तो देखा होगा कोई भी ऐसी घटनाक्रम होती है तो वो विदेशी मुल्क जिनका कोई मतलब नहीं है, अमीरात, संयुक्त, तमाम ऐसे देश हैं, बहरीन वगैरह, जो इस मामले में भी जरा सी किसी बात पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। क्या ये नहीं दिख रहा है पूरी दुनिया को? क्या ये मामला सबको समझ नहीं आ रहा है? लेकिन है क्या, हम यहां बैठ के लाचार और मजबूर हैं, क्योंकि हमारी शक्तियां सीमित हैं। दूसरे के देश में एंट्री करने के बाद और दूसरे के देश में जाने के बाद वो इतना सरल और इतना आसान रास्ता नहीं है। इसमें तमाम विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई, कुछ इंटरव्यूज मैंने किए, लेकिन उसमें लगा कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि केवल बातचीत के अलावा और एक मार्मिक तौर पर के अलावा हम पे कोई एक्शन और प्लान की मौजूदा स्थिति नहीं है। हम तमाम चीजों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम पे वो चीजें हैं नहीं जिसके लिए हम वहां पे बड़ा एक्शन कर पाए। तो मेरा मानना यह है कि वहां पे जो है आपकी जो बाकी अन्य देश हैं, जो पड़ोसी देशों से, हालांकि पड़ोसी देश के विषय में बात करें, देखिए पाकिस्तान का नाम आया कि वो पाकिस्तान के कहने पे कर रहे हैं। चाइना की स्थिति देख ली, मेरा श्रीलंका दौरा था, जब मैं वहां पर रिसर्च करने गया था तो मैंने देखा कि चाइना ने श्रीलंका को भी पूरा अपने कब्जे में ले रखा, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले रखा। यही स्थिति उसको बांग्लादेश में। तो जो चाइना है वो हमारे देश को चारों ओर से घेरने में लगा हुआ है, और ये उसकी नीति का हिस्सा भी हो सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वहां से वो बाकी चीजें खरीद रहे हैं युद्ध की, जैसे हमारे साथी मित्र ने बताया, युद्ध की प्रारंभिकता के लिए वो तैयार है। ये वो देश है जिन पे एक्चुअल में खाने के लिए देसी भाषा में पैसे भी नहीं है, लेकिन ये आज हथियार, विमान, लड़ाकू विमान, ये सब खरीद रहे हैं। इसके पीछे आप क्या समझते हैं? ये कोई मात्र बांग्लादेश से ही सीमित नहीं है ये घटनाक्रम, ये इसमें पाकिस्तान, चाइना और बाकी देशों का भी हस्तक्षेप माना जा सकता है। और देखिए पाकिस्तान का तो खुल के आ गया, ये स्थिति चाइना की भी खुल के आ रही है। जब ऐसा घटनाक्रम होता है तो ऐसे में पड़ोसी देश जो या बाकी अन्य देश होते हैं वो बैठ के कंप्रोमाइज कराते हैं, वो बैठ के चीजों की स्थिति करते हैं। हालांकि हमारा उनसे कोई अभी बांग्लादेश से कोई खुलकर निजी कोई युद्ध नहीं है, लेकिन वहां रह रहे हिंदू हमारे जो भाई हैं उनके लिए हमें कोई लड़ाई लड़नी है तो उसमें उनका हस्तक्षेप जरूरी है। ये पीड़ा होती है देख के कि ये पूरे विश्व में खुलेआम हो रहा है। तमाम वीडियोज ऐसे आ रहे हैं, कुछ वीडियोज आपने देखे होंगे, कुछ नहीं, मेरे पास किसी एजेंसी से ऐसे वीडियोज आए जो बेहद चिंताजनक और बेहद मतलब विचलित करने वाले हैं। वहां पर एक हिंदू परिवार को मंदिर के आगे पीट पीट के उनको डांस कराया जा रहा है, रेप की घटनाएं कितनी हो रही हैं, धर्म परिवर्तनों वाला काम वो शुरू हो गया। तो वही जो इस्लामिक राष्ट्रों में, इस्लामिक देशों में होता है, वही काम ये भी करने लगे, जबकि हम इनको अपना पड़ोसी अच्छा मुल्क मानते थे। लेकिन यहां पर भी वही क्रूरता, कट्टरपंथियों का राज है, ठीक है, जिसके चलते मानवता पे, मानव जीवन पे प्रहार हो रहा है, मानवता पे प्रहार हो रहा है। और इस तरीके के घटनाक्रम से एक बात तो तय हो जाती है कि आगामी कासमी साहब है मेरे जो साथ, भविष्य कासमी है साहब, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और आने वाला समय बहुत खतरनाक कासमी और साहब बड़ा सवाल भयानक होने ये वाला है, तो अभी भी है। ठीक, कासमी साहब सवाल ये है कि आखिर क्यों ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी है, चरमपंथी हैं, वो किसी व्यक्ति से जो एक कॉमन राइट होता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो अधिकार जो है वो छीनना चाह रहे हैं? ये तो बहुत, मैं ये समझता हूँ, मैं तो अंदर से इस कदर मतलब ये कि दुखी हूँ। और जो जहाँ तक हमारे भारत की बात है, तो भारतीय सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है और एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और जहां तक मेरी मालूमात है, मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक तौर से जो अभी ये बात आई कि ये इसके ऊपर हमें बहुत गंभीरता से चिंतन भी करना है, मनन भी करना है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये चीन का जो ये गठजोड़ हो रहा है, दरअसल भारत किसी भी तरह से पूरे विश्व के अंदर अपनी सभ्यता को लेकर के, अपनी पावर को लेके, अपनी ताकत को लेके और अपने आचरण को लेकर के पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान रखता है। मैं समझता हूं कि समस्त तमाम धर्मों से ऊपर देश है,
देश सर्वोपरि है। अगर देश नहीं होगा तो कहाँ होगा धर्म, कहाँ होंगे धर्माचार्य और कहाँ होंगे हम। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये जरूरी है कि पूरे भारत के लोगों को इस वक्त बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए, वहां के हिंदू समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए और मजबूर करना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को याद दिलाना चाहिए कि वो पाकिस्तान तुम्हारे साथ जो क्रूरता करता था, और तुम्हारे देश का एक हीरो जो मुजीबुर रहमान, जिसने देश को आजाद कराया बांग्लादेश को, और भारत ने उसमें ऐसी भूमिका निभाई कि अगर भारत आपका साथ ना देता तो आप तो बिल्कुल यानी गए गुजरे थे। मैं ये कहना चाहता हूं वहां के जो तथाकथित जो अपने आप को कट्टरपंथी कह रहे हैं, अगर आप इस कट्टरपंथा की तरफ आओगे तो आप याद रखिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर कोई ऐसा पहलू आ गया, हमारा जो सब्र है, जो तहम्मुल है, उसे आखिर तक करेंगे। और मैं समझता हूं कि यह हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, यह हम भारतीयों की बात है। जब तक हम भारतीय ये नहीं समझेंगे कि अगर हमारा देश कमजोर होगा तो ये छोटे छोटे लोग, इसी तरह से छोटे छोटे मुल्क हमारे ऊपर हावी होंगे और हमें अपने अपने सुकून को, अपनी शांति को किसी तरह से भी कमजोर नहीं होने देना नहीं है। तो कासमी साहब, एक सवाल और है, क्योंकि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में इस वक्त बनी हुई है, क्या आप भी ये मानेंगे कि बांग्लादेश जो है वो दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ चला है? मैं मान ही नहीं रहा हूं। वो इस तरफ उन्होंने इस क्रूरता की हद तक वो पहुंच गए हैं कि मेरी समझ से बालातर है कि उन्होंने धर्म का पाठ कैसे छोड़ दिया है। भाई धर्म तो करुणा प्यार की बात करता है, वो किस तरह से किसी दूसरे के ऊपर थोपने की बात करता ही नहीं है। ये तो धर्म है ही नहीं। और आज ये सारी जितने आज यूएन है क्यों खामोश है? आज यूएन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए, उन्हें इसके लिए पाबंद तो करना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो हमारी ताकत और हमारी पावर और हमारी सभ्यता से वो इन छोटे छोटे लोगों का इस्तेमाल कर रही है। इस पर हमें संज्ञान लेना है और किसी भी तरह से हमें अपने भारत के अंदर उन सारे लोगों को, जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें उन सारे धार्मिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है उन्हें मजबूर करना है कि आखिर आप अपनी भूमिका को स्पष्ट करें। आप क्यों, आप यहाँ अंदर जब अंदरूनी तौर से आप कोई मामला होता है और आप वो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जैसी संस्थाएं, क्योंकि रोहिंग्याओं के खिलाफ अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो इतनी बड़ी संख्या में जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उस पर उनकी जो चुप्पी है वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं निपुण आलम बयान जी, आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बनती हुई नजर आ रही है, इन सब के बीच बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो इन घटनाओं को रोकने की बजाय अपनी मिलिट्री को जिस तरीके से आगे स्टैंड बाय मोड पर रखती हुई कभी नजर आती है, कभी वो चीन से हथियार खरीदने की बात जो है वो कह रही है, एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं, ये जानकारी सामने आती है। तो आखिर फिर सवाल ये उठता है कि यूनिस के दिमाग में जो है वो चल क्या रहा है? हम कितनी भी बातें कहें, ये पूरा एक सोचा समझा प्लान है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो इस कदर खराब कर दिए जाए कि वो कहीं कहीं साल लग जाए उसको दुरुस्त करने में। और जिस प्रकार से वहां पे चरमपंथ भी एक हाई लेवल तक वो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसी और क्या करता है, इशारा करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन संबंधों की बेहतरी कैसे होगी। मैं ये मानता हूं कि इन संबंधों की बेहतरी जो है वो दबाव इंटरनल, एक्सटर्नल और हर तरीके से पड़ना चाहिए। देखिए, आने वाले समय में मानता हूं कि 20 जनवरी के बाद चीजें बहुत सुधरेंगी। उसका रीजन है ये जो पूरा किया धरा है, पूरी जो नौटंकी बांग्लादेश में मना रखी है लोगों ने, उसका रीजन यही है कि वहां पर बाइडन और डीप स्टेट जो है उसके द्वारा किया गया पूरा एक कार्य है कि किस प्रकार वहां पे ये पूरा रिजीम जो है चेंज किया गया। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि मैं डीप स्टेट पे एक्शन लूंगा, तो मुझे लगता है कि एक तो उधर से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो बैक मिल रही है मोहम्मद यूनुस को या उनके साथ जो पूरा एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, वो मिलनी बंद होगी। और दूसरा आपका पाकिस्तान की जो आईएसआई या पाकिस्तान का जो सपोर्ट है वो भी धीरे धीरे कम होगा। मुझे याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था तो भारत और अमेरिका के प्रयास से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जिसने पाकिस्तान की पूरी कमर को तोड़ दिया था। और पाकिस्तान जिस प्रकार से फंडिंग करता है टेररिज्म को, वो सारी फंडिंग होनी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। उसके बाद आप देखिए कि माहौल बना कि कश्मीर में
जो स्टोन पेल्टिंग्स हुआ करती वो सब बंद हो गई थी। तो ये एक मुझे लगता है दूसरा तरीका ये होगा। तीसरा, अभी जब मैं सुन रहा था कि कितना अच्छा हमारे साथ बैठ के आज एक सुर में सब लोग बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, रूलिंग पार्टी के अलावा जो अपोजिशन है, जिस प्रकार से वो फिलिस्तीन को लेकर मुद्दे को उठाती हैं, संभल के मुद्दे को उठाती हैं, इसी प्रकार अगर बांग्लादेश के मुद्दे पर भी एक सुर हो जाए और एक सुर में होकर बात करें, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को कोई बड़ी बात नहीं है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश जो 3 ओर से बाहर से घिरा हुआ है, और जब तीनों ओर से एक ही साउंड जाएगी और सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक ही साउंड जाएगी, छोड़ दीजिए धर्म और ये वो दुनिया भर की बातों को, हम सिंपल सी बात करें कि बांग्लादेश में आज जो भी कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, क्या उसका इम्पैक्ट भारत पे नहीं पड़ेगा? कल को भारत में उन ताकतों को बहाना मिलता है, मौका मिलता है कि भाई वहां पर माइनॉरिटीज का ऐसा हो रहा है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? तो इस बात को अगर बांग्लादेश समझे, बांग्लादेश में जो रेडिकल है वो समझे, तो मुझे लगता है कि चीजों में सुधार होगा। और मैं मानता हूं कि मीडिया, हमारा भारतीय मीडिया काफी अच्छी तरीके से बात को उठा रहा है, लेकिन उसका असर जमीन पर भी दिखाई दे। अभी तक देखिए, जैसे हम देख रहे थे, अभी हमारे जो मौलाना साहब बैठे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे थे। मैं वाकई में मैं उनके लिए काफी शुक्रिया नहीं, आज बोलना मन कर रहा है कि पास होते मैं उनको गले लगा लेता। इतना अच्छा मुझे उनके भाषण लगा। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं जो काश्मीर साहब तमाम बातें बोल रहे हैं, ये वो बातें हैं जो कोई भी व्यक्ति जो कि भारत को समझता है, भारत को जानता है, हमारी सभ्यता संस्कृति से परिचित है, वो यही बातें बोलेगा। लेकिन इन सब के बीच मधुर जी, अब जिस तरीके से बड़ी संख्या में हमले लगातार जारी है, इन सब के बीच जो उत्तर भारत के देश के कई राज्य हैं, वहां पर बांग्लादेश के बॉयकॉट की भी बात हुई है। वहां पर होटलों में एंट्री नहीं दी जा रही है बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको, और रेस्टोरेंट में उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो क्या ऐसी कॉल पूरे भारत में होनी चाहिए आने वाले समय में? क्या इसका आप लोग समर्थन करेंगे? भारत सरकार से हम तो यही मांग करते हैं कि आने वाले समय में अगर बांग्लादेश इस तरीके की बर्बरता कर रहा है, वो किसी भी, चाहे वो पाकिस्तान या चाइना, किसी के भी सह से कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि पहली बात बीसीसीआई इस बैन कर देना चाहिए। इसके साथ क्रिकेट मैच से लेकर के आदान प्रदान करने वाली होने वाली सारी वस्तुओं का, उड़ानों का, इन सब को रद्द कर देना चाहिए। और इसको यह सबक सिखाना चाहिए भारत को। ये चीजें जब तक कड़ा नियम या कोई ऐसा कड़ा कानून अभी नहीं बनाता है, तब तक जो है यूनुस जी के समझ में ये चीजें आएंगी भी नहीं। दूसरा ये कि अगर बांग्लादेशी बाईकाट का हम केवल बैनर लेकर के और उसका मार्च निकालेंगे तो इससे काम नहीं होगा। यहाँ पर रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा जो तमाम प्रकार से अधिकृत जमीनें हैं उसको मुक्त कराया जाए। साथ ही साथ उनको यह सबक सिखा करके वहां भेजने का भी काम किया जाए कि यहाँ भारत में अगर इन लोगों को पनाह दी गई है या किसी भी कारणवश अनैतिक आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस पर यहाँ के संगठन, यहाँ की सरकारें एक्शन लें। और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास करें कि बांग्लादेशियों के द्वारा की गई बर्बरता जो हिंदू जनमानस में आज व्याप्त हो रही है बांग्लादेश में, उससे कहीं ना कहीं भारत में जो सुरक्षित रह रहे रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको भी यहाँ से वही सबक सिखा करके या तो भेजा जाए। वैसे भारत ऐसा है नहीं, शांति की, समरसता की बात करता है, आज मौलाना जी भी कर रहे हैं, लेकिन मौलाना जी को यह कहना चाहिए, आगे आना चाहिए, वीडियो जारी करना चाहिए, चैनल के माध्यम से बोलना चाहिए कि जो बड़े बड़े मुसलमान जो तमाम प्रकार के भड़काऊ भाषणों को देते हैं यहाँ से और एक कौम को जगाते हैं, और जगाते इसलिए हैं कि पत्थरबाजी उत्पन्न हो, तो इसलिए उनको निवेदन करें, उनको सामने ले आएं और यह बात करें उनसे कि भारत में रह रहे तमाम प्रकार के जो हिंदू लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ना हो। इनके कहने के द्वारा ज्यादा समाज वहां का प्रेरित होगा, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जो इन्हीं लोगों से ही समझती है। तो मुझे लगता है वो दिमाग में भेजे में घुसेड़ने के लिए, उसको बैठाने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को विशेष कर आगे आना होगा, जो कि आदरणीय मौलाना जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जो परिस्थितियां, लेकिन इन सब के बीच योगेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि बांग्लादेश जो है वो भारत पर निर्भर इन बातों को लेकर भी है, क्योंकि व्यापार जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजों पर बांग्लादेश जो है भारत पर निर्भर है। तो क्या ये एक रास्ता है जो तलाश सकती है भारत सरकार अगर स्थितियां नहीं सुधरती है? देखिए, जब किसी भी देश से आपके संपर्क संबंध और व्यापारिक रिश्ते होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों के लिए आपको सोचना पड़ता है। हम पाकिस्तान से भी आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात हमारा है, बांग्लादेश से भी, तमाम अन्य देशों भी, चीन से भी बहुत बड़ा। लेकिन
लेकिन कभी भी इस तरीके की जब चीजें आई हैं तो उसमें प्रभाव पड़ने नहीं दिया। लेकिन इस समय बांग्लादेश के जो संचालन प्रक्रिया के मुख्य लोग हैं उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही इसका कुप्रभाव कितना पड़ेगा, यहाँ से उनको कितना बड़ा व्यवसाय कितना बड़ा मिलता है, ऑटो पार्ट्स से लेके तमाम इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हम आयात निर्यात करते हैं, तमाम उसकी लंबी फहरिस्त आपके पास भी होगी। लेकिन जब कट्टरपंथ आपके मन पे और आपके दिल पे सवार हो जाता है, आपके मस्तिष्क पे सवार हो जाता है, तो आप अपना बुरा भला नहीं समझ पाते हो। यही इस समय बांग्लादेश के लिए हो रहा है, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा कि इसके बाद वो कितनी विषम परिस्थितियों से गुजरेगा, ये कितनी सारी चीजें उसके सामने आएंगी, क्योंकि उसको सिर्फ आज ये लग रहा है कट्टरपंथ करके और उस स्तर पे अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा रहा कि देखिए हमने भी यहाँ पाकिस्तान से 20-22% जो हिंदू थे उनको 1% से भी कम लाके खड़ा कर दिया, और यही बांग्लादेश भी कर रहा है। केवल इससे उसको उसका संदेश क्या जा रहा है? इसका संदेश निश्चित तौर पर नकारात्मक जा रहा है, क्योंकि हमें पीड़ा है कि वहां पर हिंदू हमारे भाई वहां फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीजें। मौलाना साहब ने कितनी तमाम ऐसी अहम बातें कही जो वाकई दिल को छूने वाली थी, हमारे साथी मित्र ने उनकी प्रशंसा करी। अच्छा लगता है इस सोच के साथ जीवन जिया जाए, लेकिन ये खून केवल ये मिट्टी हिंदुस्तान के अंदर शामिल है, क्यों बाकी देशों में ये नहीं सब हो रहा है? किस किस तरीके की वहां पे इस समय शैली को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके की परिकल्पना है, क्या मूल्य का वहां किया जाए? लेकिन उनको कोई समझाने की बजाय उसके विपरीत भड़काने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि हमने पिछले चंक में भी कहा, पाकिस्तान है, चाइना है, या तमाम अन्य देश हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि जो भी जीवन कटेगा, या उनको ये लगता है जैसे वहां कट्टरपंथियों के वीडियो आए हैं कि हिंदुस्तान को चारों ओर से आने वाले समय में घेर लेंगे और वहां दिल्ली में अपना झंडा लगाएंगे। इन सब बातों का जो संदेश है वो अच्छा नहीं जा रहा है। ये बातें हम मार्मिक धार्मिक तौर पर तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़े एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है। यदि हम उसको निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा पाते तो इसकी चिंता जो है वो हिंदुस्तान के परिवेश में भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जैसा कि हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, जैसा कि हम पड़ोसी देशों से देखते आ रहे हैं, ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये किसी धर्म जाति है उसको नहीं समझते हैं, लेकिन इनके मन में एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से हिंदुओं को खत्म करना है, उनकी जनसंख्या खत्म करना। मैं तो वीडियोस देख के हैरान हूं कि इस तरीके के वीडियोस से वो क्या साबित करना चाहते हैं। देख के पीड़ा भी आती है, क्रोध भी आता, लेकिन विश्व पटल पर जैसा कि पहले भी कहा, कोई चर्चा नहीं, कोई स्मोकाघाट नहीं, कोई ऐसे लोग जो उपस्थिति दर्ज कराते हैं विश्वविख्यात स्तर पर, उनकी कहीं भी हमें इस विषय में कहीं बयान कोई भी बात आना ये समझ में आता है कि केवल औपचारिकता के तौर पे सब संबंध चलते हैं। तकनीकी तौर पे किसी एक अगर ये स्थिति विपरीत मान लीजिए अगर हिंदुस्तान जैसे देश में होती, अब तक आपके ऊपर इतना प्रेशर होता कई ऐसे देशों का और कई ऐसे लोगों का, आपका अपने ही लोग आपको ये ताने सुना के या उनको इस तरीके की चर्चाएं कर करके ही आपको मार देते। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, इस विषय में कोई बात नहीं कर रहा है। और जो यहाँ के भी अपने आप में धुरंधर नेता या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़े स्तर पे अपने आप को विश्व स्तर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बातें करती है। यहाँ के तमाम मौलाना ऐसे हैं, यहाँ के तमाम ऐसे मौलवी ऐसे हैं, लेकिन उनके भी यहाँ पर इस विषय में कोई बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि वो लोग जो भारत में कुछ छोटा मोटा भी होता है तो उस पर बखेड़ा जो खड़ा कर देते हैं, वो इतनी बड़ी घटना जो पड़ोस के देश में हो रही है, जहां हिंदुओं को इस तरीके से सरेआम पीटा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उस पर उनकी चुप्पी जो है वो सवाल निशान खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तमाम अपडेट जो है वो इस चर्चा में हमारे साथ साझा करने के लिए और अपने बातों को रखने के लिए।